डिसीज एलिमिनेशन मीन्स एलिमिनेशन एरेडिकेशन दोनों डिफरेंट टर्म है। तो डिसीज एलिमिनेशन का मतलब क्या होगा? एरेडिकेशन ऑफ द वेक्टर, कंप्लीट टर्मिनेशन ऑफ इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म, प्रिवेंटिंग द ट्रांसमिशन टोटली ऑफ एनी डिसीज, या फिर डी नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर एलिमिनेशन का मतलब होगा यदि कंप्लीटली जो टर्मिनेट हो गई है डिसीज इन्फेक्शियस एजेंट, तो उसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पर एलिमिनेशन एरेडिकेशन, पूरे तरीके से यदि डिसीज टर्मिनेट हो गई हो तो उसको हम क्या कहेंगे? वो कहलाएगा एरेडिकेशन। लेकिन जब हम किसी डिसीज के ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करेंगे तो वो कहलाएगा एलिमिनेशन। क्या होगा? एलिमिनेशन। यहाँ पर ये देखिए, जो एलिमिनेशन का मतलब क्या है कि ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज को हम क्या कर रहे हैं? प्रिवेंट कर पा रहे हैं। जैसे कोविड है, वैक्सीन लग गई तो उसके बाद कम लोगों को हो रहा है, तो ये क्या हुआ है? ये भी एलिमिनेशन हुआ है, एरेडिकेशन नहीं हुआ है। एरेडिकेशन मतलब होगा कि जो इन्फेक्शियस एजेंट है उसको हम पूरे तरीके से क्या कर दें? टर्मिनेट कर दें, निकाल दें, तो वो होगा एरेडिकेशन। तो यदि आपको एलिमिनेशन ऑफ डिसीज पूछें तो यहाँ पर मतलब है रिडक्शन ऑफ टू जीरो ऑफ द इंसिडेंस ऑफ अ स्पेसिफाइड केस इन डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया। मान लीजिए कोविड किसी एक शहर में हो रहा है, मान लीजिए कोविड है जो भोपाल या फिर इंदौर में हो रहा है, लेकिन आफ्टर दैट वहाँ पर जीरो केस आते हैं, नए केस हैं जो जीरो हो जाते हैं, तो क्या कहलाएगा? एलिमिनेशन। लेकिन जब पूरे केस आने के चांसेस हैं लेकिन पूरे तरीके से कोरोना भगा दिया जाए तो वो कहलाएगा एरेडिकेशन। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू WHO विच वन इज द बेस्ट क्राइटेरिया टू डायग्नोज द ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस को डायग्नोज करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि कौन सा क्राइटेरिया सबसे बेस्ट होगा? स्पुटम पॉजिटिव, चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग, चेस्ट पेन, या फिर कफ फ्रॉम लास्ट द 3 वीक्स। तो यहाँ पर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं जो यहाँ पे ऐड किए गए हैं, तो आपके चाहे सेंट्रल का पेपर दें चाहे स्टेट का, सब में आते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि टीबी के लिए बेस्ट क्राइटेरिया क्या है? ट्यूबरक्लोसिस से आपको 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो डॉट्स रेजिमेन आ जाएगा, कितने कैटेगरी में टीबी का ट्रीटमेंट चलता है, कितना लंबा कोर्स चलेगा डॉट्स का, और यहाँ पर स्पेशली ये जरूर आता है कौन सा टेस्ट होगा, इंड्यूरेशन क्या होगा रीड आउट करने के लिए, ऑल ओवर थिंग्स। तो टीबी से आपको 5 क्वेश्चन, 3 से 5 क्वेश्चन तक आते हैं हर एक एग्जाम में, यदि आपके पेपर में 200 MCQs आ रहे हैं तो टीबी को डायग्नोज करने का जो बेस्ट क्राइटेरिया है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, वो है स्पुटम पॉजिटिव। क्या है? स्पुटम पॉजिटिव। टीबी का पॉजिटिव एजेंट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, वैक्सीन दी जाती है BCG एट द टाइम ऑफ बर्थ। क्लासिक सिम्टम्स एग्जाम में आते हैं टीबी की, तो कफ होता है, क्रॉनिक कफ मोर देन 3 वीक्स तक रहे, ब्लड कंटेनिंग म्यूकस आएगा, फीवर आएगा, वेट लॉस होगा। ये क्या है? क्लासिकल सिम्टम है, एग्जाम में आपको आते हैं, इसलिए इनको यहाँ पे ऐड किया गया है। और यहाँ पर अब टीबी के लिए बात करें हम तो क्राइटेरिया इसके ज़रूर एग्जाम में आते हैं, जो डॉट्स रेजिमेन है उसके क्राइटेरिया आते हैं, तो 6 मंथ तक एटलीस्ट ट्रीटमेंट है जो दिया जाता है, डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। नेक्स्ट वन, अ प्रेग्नेंट लेडी डिलीवर्स द 1900 ग्राम ऑफ बेबी, द बेबी इज कंसिडर्ड इन विच कैटेगरी। तो यदि किसी प्रेग्नेंट लेडी ने 1900 ग्राम के बेबी को जन्म दिया है तो वो बेबी है कौन सी कैटेगरी में कहलाएगा? प्रीटर्म बेबी, लो बर्थ वेट बेबीज, वेरी लो बर्थ वेट बेबी, या फिर एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी। तो ऐसे बेबी जिनका जन्म हुआ है फुल टर्म में हुआ है लेकिन उनका वजन कितना है? 2.5 kg से भी कम है, तो वो कहलाएंगे लो बर्थ वेट बेबीज। कौन से बेबी? लो बर्थ वेट बेबी 2.5 kg से कम है। तो प्रीटर्म बेबी का मतलब है बिफोर 37 कंप्लीटेड वीक्स के ही जो बेबी डिलीवर हो जाए वो कहलाएंगे प्रीटर्म बेबी। वेरी लो बर्थ वेट बेबीज का मतलब होगा कि जो बेबी 1000 से लेके 1500 ग्राम तक के बर्थ वेट पे हुए हैं वो क्या कहलाएंगे? वेरी लो बर्थ वेट बेबी। एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज में ऐसे बेबी आ जाएंगे जिनका वजन 1000 ग्राम से भी कम हो, या फिर ये कह सकते हैं 1 kg से भी कम हो। तो यहाँ पर नॉर्मल बर्थ वेट होता है इंडियन बेबी का 2.5 to 3 kg, LBW वाले होते हैं बिलो 2.5 kg के बच्चे। फिर एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं जिनका वेट 1000 ग्राम और 1 kg से भी कम हो एट द टाइम ऑफ बर्थ। और वेरी लो बर्थ वेट बेबीज ऐसे बेबी होते हैं जिनका वजन 1500 ग्राम से भी कम हो। नेक्स्ट वन है यहाँ पर
विच कंट्री रिसेंटली एलिमिनेटेड फ्रॉम मीजल्स एंड रूबेला बिफोर 2023 डेडलाइन। तो कौन से देश ने एलिमिनेशन किया था मीजल्स एंड रूबेला का 2023 आने के पहले ही। डेडलाइन दी थी WHO ने 2023, लेकिन उसके पहले ही क्या हो गया है, इनका एलिमिनेशन हो गया है। किसका? मीजल्स और रूबेला का। डेडलाइन दी गई थी उसके पहले ही मीजल्स रूबेला को कौन से देश से एलिमिनेट हो गया है, तो हुआ है मालदीव और श्रीलंका से। कहाँ से? मालदीव और श्रीलंका से। एलिमिनेशन तब माना जाता है जब 3 साल तक कोई भी एक भी केस ना आए उस डिसीज़ का, तब हम कहेंगे कि इस देश से वो डिसीज़ क्या हो गई है, एलिमिनेट हो गई है। तो यहाँ पर जो 2023 के पहले जो डेडलाइन दी गई थी कि इसके पहले आपको अपने कंट्री से एलिमिनेट करना है मीजल्स रूबेला को, तो ये करके दिखाया है मालदीव एंड श्रीलंका ने। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई यूट्राइन अनोमली इन दिस इमेज। तो यहाँ पर एक इमेज दिख रही है आपको, यूट्रस की कौन सी एबनॉर्मलिटी यहाँ पे आपको दिख रही है। यूट्रस डायल्फाइस, वाइकॉर्निएट यूट्रस, हाइपोप्लासिया यूट्रस, यूनिकॉर्निएट यूट्रस। तो यहाँ पर ये क्या है, एक एनोमली है जो कि यूट्रस की देखने को आपके लिए मिल रही है। तो यूट्रस जनरली कैसी होगी, यहाँ पर जो इमेज दिख रही है आपको पूरा यहाँ पर सिंगल हॉलो ऑर्गन होगा, लेकिन यहाँ पर ये देखिए 2 सर्विक्स को भी यहाँ पर 2 में डिवाइड हो गई है। यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब भी बीच से डिवाइड है, जनरली ये जुड़ी हुई रहती है। तो यहाँ पर एक कौन सी है, तो डबल हो गया, तो यहाँ पर आप इसको क्या कहेंगे, यूट्रस डाइडलिफस। यूट्रस डाइडलिफस ये क्या है, एक यूट्रस के लिए जो यूट्राइन मॉलफॉर्मेशन है, जहाँ पर क्या होगा, यूट्रस इज प्रेजेंट एज पेयर्ड ऑर्गन when the embryogenetic fusion of the millennium ducts fails to occur. As a result, there is a double uterus with 2 separate cervix and possibly a double vagina as well. तो यहाँ पर ये देखिए कि जनरली जो यूट्रस होता है नॉर्मल शेप ए रहा है, यहाँ पर क्या है, नॉर्मल शेप ए रहा यूट्रस का, लेकिन यूट्रस डायस्फाइस में क्या होगा कि जो यूट्रस है यहाँ पर आपको जो सेल्स है मिलेनियर डक्ट है वो फ्यूज नहीं हो पाई है एम्ब्रियोजेनेटिक पीरियड में, जिसके कारण एक सिचुएशन डेवलप हुई है। तो इसमें क्या होगा कि जो सर्विक्स भी 2 हो सकती हैं, ये रही यहाँ पर, सर्विक्स भी डबल हो सकती हैं, इवन वेजाइना भी किसी किसी केस में 2 हो सकती हैं। 2 सेपरेट सर्विक्स होंगी, फैलोपियन ट्यूब भी बीच से डिवाइड हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर इस तरीके से आपको एग्जाम में इमेज आए तो आपको कहना है यूट्रस डायल्फाइस। नेक्स्ट यहाँ पर है बाइकॉर्निएट यूट्रस। यहाँ पर सभी इमेज दी हुई हैं जिससे आपको इजीली याद रहेगा। बाइकॉर्निएट यूट्रस में क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब है जो 2 पार्ट रहेंगे, लेकिन जो सर्विक्स है वो एक ही होगी। यूट्राइन हाइपोप्लासिया की भी आपको इमेज आ सकती है एग्जाम में। यूनिकॉर्निएट यूट्रस में क्या होगा कि सिंगल फैलोपियन ट्यूब ही आपको देखने को मिलेगी। फैलोपियन ट्यूब है क्या है, सिंगल पार्ट ही यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर What is considered the most important thing in hand washing? तो हैंड वॉशिंग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है जो क्या है, हैंड सोप, वाटर, फ्रिक्शन या फिर टाइम। तो आप हाथों में खूब साबुन लगा लें, पानी लगा लें, बहुत सारा टाइम भी यूज़ करें, लेकिन जब तक आप रगड़ के नहीं धोएंगे, आपके हाथ है जो साफ़ नहीं होंगे। तो बहुत ही ईजी फंडा है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर, फ्रिक्शन या फिर रगड़ के हाथ धुलना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, फ्रिक्शन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर ब्रेन डैमेज कॉज्ड बाय accumulation ऑफ एबनॉर्मल लेवल ऑफ टॉक्सिक बिलिरुबिन इन द ब्रेन इज नोन एज। तो ब्रेन में क्या हो रहा है, टॉक्सिक बिलिरुबिन का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। तो यहाँ पर जब ब्रेन में एक्यूमुलेशन हो रहा है बिलिरुबिन का, तो इस कंडीशन के लिए क्या कहेंगे, जॉइंडिस, कर्निकटेरस, सेफेलोहेमेटोमा या फिर सिरोसिस ऑफ लिवर। ये सभी सिचुएशन एग्जाम में आती हैं। तो जब ब्रेन में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है, नॉर्मली बिलिरुबिन का लेवल ब्लड सीरम में रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, जॉइंडिस। लेकिन जब यही बिलिरुबिन का लेवल कहाँ पे बढ़ेगा, ब्रेन में बढ़ेगा, ब्रेन को डैमेज करने का काम करेगा, एक्यूमुलेशन होगा, तो ये कहलाएगा कर्निकटेरस। क्या कहलाएगा, कर्निकटेरस। इसमें क्या होगा, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा, लेकिन जब यही बिलिरुबिन का लेवल बढ़ने के बाद ब्रेन में पहुंच जाएगा तो ये ब्रेन टिश्यू को मारने का काम करेगा, डैमेज करने का काम करेगा, तो ये कहलाएगा क्या, कर्निकटेरस। एक होता है सेफेलोहेमेटोमा, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, कर्निकटेरस।
सेफेलोहेमेटोमा का मतलब है कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन बेबी स्कैल्प एंड द स्कल। तो यहाँ पर इसकी आपको इमेज आती है मेनली एग्जाम में, जो यहाँ पर ऐड नहीं की हुई है। क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ब्लड होगा बेबी के स्कैल्प और स्कल के बीच में, कुछ ब्लड वेसल्स डैमेज होने के कारण होगा। यहाँ पर ये देखिए दो इमेज हैं, एग्जाम में दोनों इमेज आ सकती हैं। एक होता है कैपेट सक्सीडेनम, ज़्यादा पेल्विक प्रेशर लगेगा जिसके कारण स्कैल्प के यहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिलेगी, लेकिन ये विदाउट ट्रीटमेंट अपने आप बेबी में ठीक हो जाएगी। दूसरा होता है सेफेलोहेमेटोमा, यहाँ पर कुछ वेसल्स रप्चर होंगी जिसके कारण ब्लड का कलेक्शन देखने को मिलेगा, तो ये कहलाएगा सेफेलोहेमेटोमा और इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, व्हाट इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल। तो फीमेल में प्यूबर्टी का पहला लक्षण क्या है, मेनार्ची, थैलार्ची, टेस्टिकुलर ग्रोथ या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन है वुमेन में वो क्या है, वो है थैलार्ची। क्या होगा, थैलार्ची, जिसका मतलब होगा ब्रेस्ट बर्डिंग, ब्रेस्ट की साइज बढ़ना स्टार्ट होना। प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन है फीमेल में क्या, थैलार्ची। मेनार्ची का मतलब होता है ऑनसेट ऑफ मेंसेस और पीरियड्स स्टार्ट होना, फर्स्ट पीरियड के लिए कहा जाता है मेनार्ची। जब पीरियड्स स्टॉप होते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप होती है तो उसको हम कहेंगे मेनोपॉज। थैलार्ची का मतलब है ब्रेस्ट बर्डिंग और फर्स्ट प्यूबर्टी साइन है फीमेल में। यदि मेल में प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन पूछते हैं तो वो टेस्टिकुलर ग्रोथ। क्या है, टेस्टिकुलर ग्रोथ। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, एज पर द गोम्स क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग वेट पर एज कम्स अंडर 3rd डिग्री माल न्यूट्रिशन व्हेन कंपेयर्ड विद द हार्वर्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, जो गोम्स ने एक क्लासिफिकेशन दिया, हार्वर्ड ने भी ग्रोथ के लिए क्लासिफिकेशन दिया। तो गोम्स क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 3rd डिग्री माल न्यूट्रिशन कब कहलाएगा। ऑप्शन में है 75 to 90% ऑफ द स्टैंडर्ड, 60 to 74% ऑफ द स्टैंडर्ड, 90 to 100% ऑफ द स्टैंडर्ड या फिर लेस देन 60% ऑफ द स्टैंडर्ड। तो अकॉर्डिंग टू गोम्स के पूछा है यहाँ पर, एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। गोम्स क्लासिफिकेशन ने क्या कहा है कि जो इनका प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है बच्चों में बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ वेट, वेट फॉर एज। क्या है, वेट फॉर एज, उम्र के हिसाब से वजन कितना होना चाहिए वो इन्होंने डिफाइन किया है। तो इन्होंने जो कैटेगरी दी है वो दी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और परसेंटेज के बेस पर इन्होंने बताया वेट पर एज के हिसाब से। तो वो क्या होगा यहाँ पर 3rd डिग्री में, 3rd डिग्री में होगा जब कितना होगा, लेस देन 60% ऑफ द स्टैंडर्ड। 3rd डिग्री कहा है तो क्या है, लेस देन 60% ऑफ द स्टैंडर्ड। गोम्स क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग है यहाँ पर, नॉर्मली जो वेट पर एज है, वेट फॉर एज है, मोर देन 90% तक होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट डिग्री पीईएम में कितना हो जाएगा, 75 टू, फर्स्ट डिग्री में कितना होगा 75% टू 90% तक रहेगा। जो सेकंड डिग्री क्लासिफिकेशन होगा यहाँ पर, इनके सेकंड डिग्री में क्या होगा 60 से 75 और थर्ड में होगा लेस देन 60। तो इन्होंने 3rd डिग्री पूछी है तो कितना है, लेस देन 60। 90 टू 100 तक क्या है, नॉर्मल है। डिग्री पूछे तो कितना होगा 75 टू 90%। सेकेंड डिग्री पूछें तो 60 टू 74%। 3rd डिग्री पूछें तो लेस देन 60% और नॉर्मल है कितना, मोर देन 90%, मतलब 90 से 100% तक। और जो गोम्स का क्लासिफिकेशन है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के लिए, इन्होंने वेट पर एज, एज के हिसाब से कितना वजन होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कंपैरिजन किया हार्वर्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड के। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, What should be the size of the endotracheal tube for a newborn weighing 2000 to 3000 ग्राम। यदि किसी न्यूबॉर्न बेबी का वजन 2000 से 3000 ग्राम, दैट मीन्स 2 to 3 kg के बीच में है, तो कौन सी ईटी ट्यूब है जो हम यूज़ करेंगे, 4.0, 3.0, 3.5 या फिर 2.5। यहाँ पर ये साइज फ्रेंच में है। जो ट्यूब हम यूज़ करेंगे कौन से साइज़ की होगी, वो होगी 3.5 की। जो इन्हें इंटरनल डायमीटर होता है वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर ईटी ट्यूब है, डायमीटर जो इंटरनल डायमीटर है यहाँ पर क्या है, mm में दिया हुआ है। तो यदि mm में दिया हुआ है तो अलग साइज होगी, और फ्रेंच में जनरली जो ट्यूब होती है उनकी साइज फ्रेंच में भी दी जाती है। तो यहाँ पर इंटरनल डायमीटर mm में है, और जब हम जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग इसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो जब भी बच्चे का वजन 1000 ग्राम से कम हो, कितना, 1000 ग्राम से भी कम हो बच्चे का वेट, तो जेस्टेशनल एज कितनी रही होगी, लेस देन 28 वीक्स। तो यहाँ पर हम 2.5 इंटरनल डायमीटर mm का जो ईटी ट्यूब यूज़ करेंगे। लेकिन जब बच्चे का जो वेट है 1000 से 2000 ग्राम होता है,
मतलब 28 से 34 वीक जेस्टेशनल एज रही होगी बच्चे की। जब लेकिन 2000 से 3000 ग्राम दैट मीन्स नॉर्मली है तो कितना होगा 3.5। और यदि बच्चे की जो वेट है मोर देन 3000 ग्राम है, कितना 3000 ग्राम या फिर 3 किलोग्राम है, कितना देंगे हम 4.0 mm का यहाँ पर ईटी ट्यूब यूज़ की जाएगी। तो यहाँ पर 2000 to 3000 ग्राम पूछा है तो क्या होगा 3.5। नेक्स्ट वन है यहाँ पर एट वॉट एज डज द चाइल्ड नॉर्मली डेवलप सोशल स्माइल माइलस्टोन। तो बच्चों में जो सोशली दूसरों को देख के हंसने का जो दूसरों को देख के बच्चे स्माइल करते हैं इसको हम सोशल स्माइल कहेंगे। तो ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन कब अचीव कर पाएंगे 4 वीक की एज में, 8 वीक में, 10 वीक में या फिर 16 वीक में। तो बच्चे ये चीज़ जनरली 2 महीने में या फिर हम कह सकते हैं कि 8 वीक की एज में क्या कर लेंगे अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट वन ओडिमा इज अ साइन इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। तो ओडिमा एक साइन है तो कौन से न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर में देखने को मिलेगा, अंडरवेट बच्चे में, न्यूट्रिशनल ड्वार्फिज्म में, क्वासिओरकर में या फिर मरासमस में। तो ओडिमा एक साइन है और ये देखने को मिलेगा किसमें, क्वासिओरकर में। जो मरासमस के बच्चे होते हैं उनमें ओडिमा देखने को नहीं मिलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है मरासमस क्वासिओरकर से। तो दोनों क्या हैं, पीएम के 2 टाइप हैं। क्वासिओरकर में होगा कि बच्चों की डाइट में प्रोटीन की कमी होगी, तो मरासमस होगा इसमें बच्चों की डाइट में प्रोटीन के साथ साथ कैलोरी की भी कमी होगी। और जो मरासमस है जिन बच्चों की एज 1 साल से कम होती है जनरली उनमें देखने को मिलेगा। मरासमस का मतलब ये है सिकड़े हुए टाइप के बच्चे। क्वासिओरकर में बच्चों को लिए क्या देखने को मिलेगा आपके लिए, क्वासिओरकर में एडिमा देखने को मिलेगा, फूले फूले रहेंगे बच्चे फ्लफी टाइप के। यहाँ पर सबक्यूटेनियस फैट रहेगा, लेकिन मरासमस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको तो अपने दिमाग में इमेज सेट करके रखनी है जिससे आपको ये चीज़ है जो इजीली एग्जाम में याद रहेगी। क्योंकि आपने यदि सिम्टम याद किए तो वो आपको याद नहीं होंगे, कंफ्यूज होंगे आप, लेकिन आपके दिमाग में जो इमेजें हैं दोनों की वो याद रखेंगे तो आपको इजीली याद रहेगी। मरासमस 1 साल से कम एज के बच्चों को होता है। क्वासिओरकर है जनरली जब बच्चे की 6 महीने से लेकर 3 साल तक दैट मीन्स टोडलर एज ग्रुप तक होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी लीड्स टू डायरिया एंड हाइपर कैरेटोसिस। कौन से विटामिन की कमी से डायरिया तो होगा ही, साथ में हाइपर कैरेटोसिस भी देखने को मिलेगा। विटामिन डी की, विटामिन ए की, विटामिन सी की या फिर विटामिन के की। डायरिया, लूज मोशन, हाइपर कैरेटोसिस दोनों किसकी कमी से देखने को मिलेंगे आपको, तो दोनों होंगे विटामिन ए की कमी के कारण। किसके कारण, विटामिन ए की कमी के कारण। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में रखा हुआ मिलेगा आपको, लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन जिसको हम एलएस रेशियो कहते हैं। एलएस रेशियो इज डन टू असिस द मैच्योरिटी ऑफ। लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो है किसकी मैच्योरिटी को डेवलपमेंट को असिस करने के लिए यूज़ किया जाता है, लंग्स की, ब्रेन की, फीटर सर्कुलेशन की या फिर गोनेट्स की। तो लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन रेशियो है, ये फीटर लंग मैच्योरिटी को असेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो रेशियो होता है एलएस रेशियो वो किस तरीके से होता है, यहाँ पर देखिए। तो लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन का जो रेशियो है किसको मैच्योरिटी चेक करने के लिए यूज़ किया जाएगा, लंग्स की। अब यहाँ पर जो एलएस रेशियो है जिसको मार्कर भी कहते हैं फीटर लंग मैच्योरिटी के लिए, जो एलएस रेशियो है यदि 2.4 और मोर है तो इंडिकेट करेगा फीटर लंग मैच्योरिटी के लिए, लो रिस्क इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के लिए। लेकिन यदि 1.5 से भी कम होता है तो हाई रिस्क इन्फेंसी में, मतलब 2.5 उससे 2.4 और उससे ज़्यादा दैट मीन्स बच्चे के लंग्स क्या है, लंग में जो प्रॉपर तरीके से मेच्योर है, लो रिस्क है IRDS होने के, इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने के। लेकिन जब एलएस रेशियो लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो कितना हो जाएगा, लेस देन 1.5 हो जाएगा, तो ये रिलेट करेगा, इंडिकेट करेगा कि बच्चों के लिए IRDS होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, हाई रिस्क है इन्फेंट कि उसको IRDS हो सकता है। नेक्स्ट वन, स्ट्रक्चरल विथ फंक्शनल क्लोजर इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ। तो कौन सा स्ट्रक्चर है यहाँ पर जो फंक्शनली क्लोज होगा इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ के, फोरामेन ओवल, डक्टस बीनोसिस, डक्टस आर्टरियोसिस या फिर अम्बलाइकल आर्टरी। जो स्ट्रक्चर फंक्शनल तरीके से, किससे फंक्शनल तरीके से
एक होता है स्ट्रक्चरल तरीके से क्लोज होना, दूसरा होगा फंक्शनल तरीके से। तो इमीडिएटली जन्म के तुरंत बाद क्लोज होगा वो क्या होगा, फोरामेन ओवल। क्या होगा, फोरामेन ओवल तुरंत है, एज सून एज आफ्टर बर्थ है जो एनाटॉमिकल क्लोजर आपको देखने के लिए। एनाटॉमिकल क्लोजर का मतलब है इंटरनल तरीके से क्या होगा, जो स्ट्रक्चर है बंद होगा, वीक्स से मंथ तक, 1 महीना तक लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर यही स्ट्रक्चर फंक्शनली कहा है, मतलब जो ब्लड का फ्लो हो रहा है तो ये कब क्लोज होगा, तो ये होता है फोरामेन ओवल। फंक्शनली क्लोज हो जाएगा तुरंत इमीडिएटली, लेकिन एनाटॉमिकली क्लोज हो पाएगा 1 वीक से लेके 1 महीने तक के बीच में। डक्टस वीनोसिस ओपन रहता है अंटिल 7 डेज ऑफ लाइफ, आफ्टर दैट ये क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट वन, ड्रग यूज्ड टू क्लोजिंग पीडीए इज अ न्यूबॉर्न। तो पीडीए हो गया यहाँ पर, ये क्या है, तो ये है कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। तो पीडीए है यदि किसी बच्चे को, कौन सी मेडिसिन है जो इस पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस को क्लोज करने के लिए यूज़ की जाएगी, ड्रग ऑफ चॉइस होगी मेफेनेमिक एसिड, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन। तो मोस्ट कॉमन ड्रग ऑफ चॉइस होती है इसके लिए पीडीए को क्लोज करने के लिए, वो होती है आइबुप्रोफेन, इंडोमिथासिन। ये क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है। यदि एग्जाम में दोनों है तो दोनों को मार्क कर सकते हैं आप। यदि आपके एग्जाम में एक आता है तो वो है आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन को ड्रग ऑफ चॉइस माना जाता है इंडोमिथासिन के लिए, कि जो पीडीए पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है इसको मेडिकली ही क्लोज किया जा सकता है, जिससे 70 से 80% चांसेस होते हैं कि ये क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट वन, द फीटल मूवमेंट दैट इज फेल्ट बाय द मदर ड्यूरिंग 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो 20 वीक की प्रेगनेंसी में यदि माँ के लिए फीटल मूवमेंट फील होते हैं तो ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाता है क्विकनिंग। क्या कहलाएगा, क्विकनिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर HIV ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू फीटस अकर्स मोस्ट कॉमनली ड्यूरिंग। तो जो HIV का इन्फेक्शन है माँ से बच्चे में होने के लिए जो मोस्ट कॉमन ड्यूरेशन है वो कौन सा, वो सबसे ज़्यादा रिस्क होगा जब माँ से बच्चे को HIV हो सकता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, डिलीवरी या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर। तो बेबी से माँ को जो जो यहाँ पर बेबी को जो माँ से बेबी को जो HIV है या फिर कोई भी इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने का चांस रहेगा, सिफिलिस हो गया, HIV हो गया, तो ड्यूरिंग द डिलीवरी के टाइम पर, लेबर के टाइम पर, कब, लेबर के टाइम पर। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डिलीवरी के टाइम पर। जब लेबर पेन आ रहे हैं तो उसी टाइम पर, लेबर के टाइम पर, इंटरनेटल पीरियड जो टाइम है ड्यूरिंग डिलीवरी का टाइम, उसमें सबसे ज़्यादा चांस होंगे ट्रांसमिट होने के, क्या, HIV। नेक्स्ट है यहाँ पर द pH ऑफ ब्लड इज। तो ब्लड का pH कैसा है, तो ब्लड का pH होता है 7.35 टू 7.45। कितना, 7.35 टू 7.45। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो pH की स्केल है इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0 टू 14 तक। कितनी, 0 टू 14 तक ब्लड की pH वैल्यू होती है 7.35 टू 7.45। अब लेकिन जब यही वैल्यू 0 टू 7 तक जाएगी, कितनी, बिलो 7 रहेगी, तो क्या इंडिकेट करेगी चीज़ों को कि चीज़ें एसिडिक हैं। लेकिन मोर देन 7 जाएंगी तो क्या होगी, एल्कलाइन नेचर में आ जाएगा। किसमें, एल्कलाइन नेचर में आ जाएगा। लेकिन यदि 7 पर ही रह जाती है तो दैट मीन्स क्या है, न्यूट्रल है। जब रेंज 0 टू 14, यदि रेंज पूछे pH स्केल की तो 0 से 14 तक होगी। 7 पर आता है दैट मीन्स क्या है, चीज़ें न्यूट्रल है, जैसे हो गया पानी। लेकिन जब यही वैल्यू 7 से कम आती है तो एसिडिक में आएगी, जैसे इसमें नींबू आ जाएगा। जो HCl एसिड ह्यूमन बॉडी में जो सीक्रेट होगा स्टमक से वो आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी खट्टी चीज़ें होंगी वो किस में आएंगी, एसिडिक में आ जाएंगी। लेकिन अब जब एल्कलाइन नेचर की बात होती है तो किस में जाएगा, अब 7 टू 14 तक जब स्केल जाएगी तो ये क्या कहलाएगा, एल्कलाइन नेचर। नेक्स्ट वन है यहाँ पर पेनलेस ब्लीडिंग आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विद। पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, पेनलेस, फर्स्ट थिंग क्या है, पेनलेस ब्लीडिंग हो रही है 28 वीक की प्रेगनेंसी के बाद, लेकिन बिफोर द डिलीवरी के, बिफोर लेबर के, लेकिन 28 वीक की प्रेगनेंसी के बाद जो क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, वो क्या कहलाएगी, मोलार प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा प्रीविया या फिर हाइडेटिफॉर्म मोल। क्या है जो यहाँ पर टर्म यूज़ किया जाएगा कि जब 28 वीक की प्रेगनेंसी के बाद लेकिन पेनलेस ब्लीडिंग हो रही है, पेन नहीं हो रहा है, वजाइना से ब्लीडिंग हो रही है,
तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका प्लेसेंटा प्रीविया। क्या होगा? प्लेसेंटा प्रीविया। नॉर्मली प्लेसेंटा क्या होगा यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अटैच होगा सेंट्रल पोर्शन में, लेकिन जब प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन है वो क्या हो जाएगा? लोअर साइड होगा। कहाँ पर होगा? लोअर साइड होगा। या तो ये इसमें फिर क्लास आती हैं लो इम्प्लांटेशन, पार्शियल, टोटल, फिर यहाँ पर ग्रेड भी होते हैं। लेकिन जब प्लेसेंटा क्या हो जाए नीचे की तरफ इम्प्लांट हो जाए तो ब्लीडिंग होगी, लेकिन डिलीवरी के पहले जो ब्लीडिंग होगी तो पेन नहीं होगा। एक क्लासिकल साइन है प्लेसेंटा प्रीविया का। वेजाइना से ब्लीडिंग होगी लेकिन दर्द नहीं होगा, तो एक क्लासिकल साइन होगा प्लेसेंटा प्रीविया का। अब जब लो इम्प्लांटेशन होगा तो इसमें क्या होगा? या तो ये सर्विक्स को, पूरे सर्वाइकल ओस को कवर कर लेगा प्लेसेंटा, या फिर ये कवर नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएंगे? फिर इसके ग्रेड हो जाएंगे। लेकिन आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। और प्लेसेंटा प्रीविया मोस्ट कॉमन कॉज है एंटीपार्टम हेमरेज का, आपको याद रखना है। एंटीपार्टम हेमरेज का जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया। पीपीएच के लिए मोस्ट कॉमन कॉज होता है कि जो प्लेसेंटा के कुछ पार्टिकल्स हैं, क्या हैं? कुछ पार्टिकल्स वो अंदर ही रह जाना, तो वो है प्लेसेंटा प्रीविया होगा एपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज। नेक्स्ट है यहाँ पर आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ प्रेशर अल्सर। ए नॉरसेट में 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। 2020 में भी आया था, 2021 में भी आया था। अब स्टेज चेंज हो जाती है, फर्स्ट आई, सेकेंड आई, थर्ड आई की फोर्थ आई। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि प्रेशर अल्सर, डेक्यूबिटस अल्सर की कौन सी स्टेज है यहाँ पर जो दिखाई दे रही है, एरो के थ्रू बताया जा रहा है। स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकेंड, स्टेज थर्ड या फिर स्टेज फोर्थ। 4 स्टेज होती हैं प्रेशर अल्सर की। अकॉर्डिंग टू जो यहाँ पर बॉडी ऑर्गन अफेक्ट होंगे उसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में आपको बोन भी शो हो रही है। तो ये किस में आएगा? स्टेज फोर्थ के डेक्यूबिटस अल्सर और प्रेशर अल्सर में। 4 स्टेज होती हैं ओनली जब स्किन अफेक्ट हो, लेकिन स्किन इज अनब्रोकन बट इन्फ्लामेशन होगा, स्किन अफेक्ट होगी। इस तरीके से देंगे इमेज तो आपको कहना है स्टेज फर्स्ट। सेकेंड स्टेज में एपिडर्मिस और डर्मिस, दैट मीन्स यहाँ पर स्किन में क्या हुआ है? स्किन ब्रेक हुई है स्किन यहाँ पर। तो डर्मिस और एपिडर्मिस दोनों लेयर में से कुछ भी अफेक्ट हो सकता है। थर्ड स्टेज आएगी कि जो सबक्यूटेनियस फैट लेयर है वो भी अफेक्ट हो रहा है। अल्सर है जो कहाँ पर तक अफेक्ट कर चुके हैं? सबक्यूटेनियस फैट लेयर को। लेकिन जब यही अल्सर जो डेक्यूबिटस अल्सर है, प्रेशर अल्सर है, बोन्स तक, मसल्स और बोन्स तक को भी अफेक्ट कर दें तब ये क्या कहलाएगा? स्टेज फोर्थ। आपको ऐसे याद रखना है, अपर पार्ट अफेक्ट हुआ तो स्टेज फर्स्ट, स्किन अनब्रोकन है। सेकंड में स्किन टूट जाएगी, डर्मिस एपिडर्मिस अफेक्ट होंगी। थर्ड में जो फैटी लेयर होगी, डर्मिस एपिडर्मिस के बाद फैटी सबक्यूटेनियस लेयर आएगी वो अफेक्ट होगी। फोर्थ में आपकी मसल्स बोन्स आएंगी तो वो अफेक्ट होंगी। तो इस तरीके से आपको इजीली याद रहेगा। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लियोपोल्ड मैन्यूवर्स गिवन इन दिस इमेज। तो यहाँ पर एक इमेज दी हुई है तो आपको बताना है कि कौन सा लियोपोल्ड मैन्यूवर परफॉर्म किया जा रहा है। पावलिक ग्रिप, फर्स्ट पेल्विक ग्रिप, लेटरल ग्रिप या फिर फंडल ग्रिप। तो कौन सी ग्रिप है जो यहाँ पर परफॉर्म की जा रही है? यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हाथ से बेबी का हेड पकड़ा हुआ है, दूसरे से बटुक्स, दोनों हाथ यूज किए गए हैं। तो ये जो यहाँ पे ग्रिप यूज हो रही है कौन सी ग्रिप है? ये पावलिक ग्रिप। कौन सी? पावलिक ग्रिप, जिसके लिए थर्ड मैन्यूवर भी कहा जाता है। ये देखिए फर्स्ट जो लियोपोल्ड मैन्यूवर है जो फीटस वुमन के इनसाइड जो यूट्रस में जो फीटस है उसकी पोजीशन को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट मैन्यूवर जिसको क्या कहेंगे हम? फंडल ग्रिप। सेकेंड मैन्यूवर कहलाएगा अम्बलाइकल ग्रिप। थर्ड मैन्यूवर कहलाएगा पावलिक ग्रिप और सेकंड पेल्विक ग्रिप, और लास्ट कहलाएगा लियोपोल्ड फर्स्ट पेल्विक ग्रिप और फोर्थ मैन्यूवर। नेक्स्ट है यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ वर्निक्स डिसीज एंड वेरी इन्वॉल्व एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वर्निक साइकोसिस और वेरी 2 डिसीज हो रही हैं। तो किसके थ्रू हम इसको मैनेज कर सकते हैं? क्या देके इसको मैनेज कर सकते हैं? तो पता होना चाहिए कि कमी किसकी है, जिसके कारण वही चीज़ जब हम देंगे तो इनकी कमी पूरी होगी तो ये ठीक हो जाएंगे। तो ऑप्शन में फॉलिक एसिड, विटामिन सी, थायामीन या फिर विटामिन ए। तो बेरी और वर्निक्स इंसेफेलोपैथी या फिर वर्निक साइकोसिस से अलग अलग टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज़ की जाती है, लेकिन ओनली वर्निक्स दिया है। तो ये थायामीन के कारण हुए हैं, किसके? विटामिन B1 और थायामीन के कारण।
वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी एक क्या है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें आपको निस्टैग्मस, अटैक्सिया, कन्फ्यूजन देखने को मिलेंगे, लेकिन ये थियामिन की कमी के कारण होते हैं जिसमें आपका पीएनएस और सीएनएस दोनों अफेक्ट होने के चांसेस होते हैं। जब कमी है जिस चीज़ की तो वो हम दे देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर इजी है कि आप क्या देंगे, थियामिन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन विल बी हाई इन अ पर्सन विथ एन एलर्जी। तो जब किसी पर्सन को एलर्जी हो जाए, एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन हाई रहेगा, IgE, IgM, IgA या फिर IgG। इम्यूनोग्लोबुलिन से भी क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो जब एलर्जी का लेवल ज़्यादा होगा तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन होगा वो कौन सा होगा, IgE। कौन सा होगा, IgE। अब यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर में पूछें तो लार्जेस्ट नंबर में ह्यूमन बॉडी में जो हीमोग्लोबुलिन है 75% वो है IgG। और ये ओनली ऐसा हीमोग्लोबिन है, सॉरी इम्यूनोग्लोबुलिन है IgG जो ओनली प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। बाकी कोई भी इम्यूनोग्लोबुलिन प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। IgG कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड इन क्रॉनिक इन्फेक्शन IgG इज प्रेजेंट। जब किसी को कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन होगा तब इम्यूनोग्लोबुलिन G हाई रहेगा। IgM लार्जेस्ट साइज में, लार्जेस्ट नंबर एविडेंट नंबर में पूछे तो IgG, लेकिन लार्जेस्ट साइज में पूछे तो वो है IgM। एक्यूट इन्फेक्शन में सबसे पहले एक्टिवेट होगा, हाई लेवल होगा IgM का। IG एलर्जिक रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के टाइम पर एक्टिवेट होगा। इम्यूनोग्लोबुलिन A है जो IgA है, ए ब्रेस्ट मिल्क, म्यूकस, ब्लड और टीयर से इनमें प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड शुड बी अवॉइडेड व्हेन द पेशेंट इज ऑन MAOI, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। जब पेशेंट मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स मेडिसिन ले रहा हो तो कौन से फूड अवॉइड किए जाएंगे, कैल्शियम रिच फूड, ग्लूटेन रिच फूड, टायरामिन कंटेनिंग फूड या फिर एलानिन कंटेनिंग फूड। तो जब पेशेंट मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स मेडिसिन ले रहा है तो जो फूड अवॉइड किए जाएंगे वो होंगे टायरामिन कंटेनिंग फूड। क्यों, तो जो MAOI है जनरली डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं। किसके लिए, डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं। यदि आपने टायरामिन फूड लिए तो ये क्या करेंगे, जो आपका मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स मेडिसिन ले रहे हैं इसके लेवल को और ज़्यादा बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे आपको सीरियस ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तो होगी ही होगी, लेकिन आपको तुरंत इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जो पर्सन लेते हैं तो उनको जिन भी फूड में टायरामिन होगा उनको अवॉइड करने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि टायरामिन कंटेनिंग फूड MAOI के लेवल को ब्लड में और ज़्यादा बढ़ाएंगे और जब इसका लेवल बढ़ेगा तो BP हाई होगा सडनली। जब सडन BP हाई होगा तो इमरजेंसी में ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो भी पेशेंट MAOI लेते हैं, MAOI जो मेडिसिन है डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए दी जाएगी, तो उनके लिए टायरामिन कंटेनिंग फूड अवॉइड करने के लिए कहे जाते हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, फॉलिक एसिड प्रिवेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग बर्थ डिफेक्ट। तो फॉलिक एसिड कौन से बर्थ डिफेक्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं, डाउन सिंड्रोम को, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज को या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो फॉलिक एसिड है कौन से यहाँ पर बर्थ डिफेक्ट को प्रिवेंट करने का काम करेंगे, तो वो होगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और NTD, क्योंकि कंसीव करने के टाइम से ही डॉक्टर्स क्या देते हैं, फॉलिक एसिड देते हैं, ताकि जो आपकी न्यूरल ट्यूब है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप हो पाए। तो उसी को दे के हम क्या कर सकते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इंट्रावीनस हेपेरिन थेरेपी इज ऑर्डर्ड फॉर अ पेशेंट। While implementing this order, a nurse should ensure the availability of which of the following medication in the nursing unit। तो जब किसी पेशेंट को हेपेरिन थेरेपी IV रूट से दी जानी है तो यहाँ पर आपकी जो ट्रे है, मेडिकेशन ट्रॉली ट्रे है, उसमें और कौन सी मेडिसिन होना चाहिए। एज ए नर्स आपको इंश्योर होना है कि आपकी जो नर्सिंग यूनिट में कौन सी मेडिकेशन होना और भी कंपलसरी है। प्रोटामाइन सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, विटामिन K या फिर अमीनो कैप्रोइक एसिड। तो कौन सी मेडिसिन है जो आपकी ट्रॉली में होना चाहिए, यदि हेपेरिन दे रहे हैं तो आपकी ट्रॉली में होना चाहिए यहाँ पर प्रोटामाइन सल्फेट। क्यों, क्योंकि यदि हेपेरिन का डोज ओवर होता है, इनकेस हेपेरिन की टॉक्सिसिटी होती है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी मेडिसिन आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मेडिसिन होना चाहिए। तो प्रोटामाइन सल्फेट क्या है, एंटीडोट है हेपेरिन के लिए, तो यहाँ पर आप क्या देंगे, प्रोटामाइन सल्फेट है जो देंगे।
अब हेपेरिन और वारफेरिन दो जो यहाँ पर एंटीकोगुलेंट है, इनका यूज़ किया जाता है। तो हेपेरिन है जो हमेशा इंजेक्शन के थ्रू ही दी जाती है, आईवी ही हम इसको दे सकते हैं। वारफेरिन एक ओनली ऐसा एंटीकोगुलेंट है जिसको हम ओरली भी दे सकते हैं। वारफेरिन को कभी भी प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, प्लेसेंटा को क्या करेगा, क्रॉस करके टेरेटोजेनिक इफेक्ट क्रिएट करेगा, लेकिन हेपेरिन सेफ रहेगा क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर एंटीडोट की बात करें तो हेपेरिन का एंटीडोट है प्रोटामाइन सल्फेट और वारफेरिन का है विटामिन के। मेनली यही 4 डिफरेंस हैं जो आपको याद रखना है, यहाँ पर ऐड नहीं किए गए हैं लेकिन आपको फिर भी ये याद रखना है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर व्हाट आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या फिर यूरिया। तो स्ट्रक्चरल यूनिट है प्रोटीन की क्या, अमीनो एसिड। क्या है, अमीनो एसिड। नेक्स्ट वन, वेविन्स्की साइन इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल इन। तो वेविन्स्की साइन किस में नॉर्मल माने जाते हैं, न्यूबॉर्न बेबी में, एडल्ट में, चाइल्ड में या फिर यूथ एज में। तो जनरली जो वेविन्स्की रिफ्लेक्स हैं ये डिसअपियर मतलब अपने आप ही चले जाते हैं बच्चों में, कब, 1 से 2 साल की एज में। तो यहाँ पर 1 से 2 साल की एज का मतलब है अपने आप डिसअपियर हो जाएंगे। वेविन्स्की रिफ्लेक्स में होगा क्या, लेकिन आपका यहाँ पर जो आंसर आना चाहिए वो क्या होगा, न्यूबॉर्न, क्योंकि ये 1 साल की एज के अंदर अपने आप डिसअपियर होते हैं। लेकिन बच्चों में जनरली न्यूबॉर्न बेबीज़ में मेनली आपको देखने को मिलेंगे, आप उनके सोल को टच करेंगे किसी भी चीज़ से तो बच्चे अपना पैर इस तरीके से घुमाएंगे, तो ये क्या है, वेविन्स्की रिफ्लेक्स है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, कोल्ड एप्लीकेशन इज ऑल्सो कोल्डर्स। तो कोल्ड एप्लीकेशन के लिए और क्या कहा जाता है, कुछ तरीके के जो ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जिसमें कोल्ड एप्लीकेशन यूज़ किया जाता है, तो वो क्या है, फिजियोथेरेपी है, क्रायोथेरेपी है, ऑक्यूप्रेशर या फिर टेंसर। कोल्ड एप्लीकेशन को कहा जाता है क्रायोथेरेपी। क्या कहा जाता है, क्रायोथेरेपी। कुछ इस तरीके के जो बिनाइन ट्यूमर्स रहेंगे या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी जिसमें कोल्ड एप्लीकेशन और क्रायोथेरेपी से ही हम उनको ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, नेचुरल ट्रांसलेंसी स्कैनिंग शुड बी डन बिटवीन। तो यहाँ पर नेचुरल रिजिडिटी के लिए नेचुरल ट्रांसलेंसी स्कैनिंग की जाती है, एंटी स्कैनिंग जिसको हम कहते हैं। तो ये कब की जाती है, 6 to 10 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में, 11 to 14 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 14 to 18 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में या फिर 20 to 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में। तो एंटी स्कैनिंग जिसको हम कहेंगे, क्या है, एंटी स्कैनिंग है जो कब की जाती है, ये की जाती है जब प्रेगनेंसी 11 से 14 वीक की हो। कब हो, 11 से 14 वीक की हो। यहाँ पर इसमें किया क्या जाएगा, सोनोग्राफिक अपीयरेंस देखने को मिलेगा जिसमें स्किन के अंदर बेबी की जो फीटल नेक है उसकी स्किन के अंदर फ्लूइड है जो भरा हुआ रहेगा। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एंटी स्कैनिंग है जो परफॉर्म की जाएगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच अमंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया टू क्लासीफाई अ डेथ एज ब्रेन डेथ। तो कौन सा क्राइटेरिया कहेगा कि ब्रेन डेथ है पर्सन। अभी जो राजू श्रीवास्तव कॉमेडियन है उनके लिए एम्स दिल्ली के डॉक्टरों ने कहा था कि उनको ब्रेन डेथ हो गया है। तो यहाँ पर ब्रेन डेथ का मतलब है क्या, ऑप्शन में है यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ ईईजी एक्टिविटी, सजेशन ऑफ ब्रीदिंग, रिस्पॉन्सिव टू डीप पेन या फिर नन ऑफ द अबव। तो ब्रेन डेड का मतलब है यहाँ पर कि आपके दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है। क्या है, आपके दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है तो उसको कहा जाएगा ब्रेन डेथ। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सेजेशन ऑफ ब्रीदिंग। क्या होगा, सेजेशन ऑफ ब्रीदिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर द कवरेज ऑफ पॉपुलेशन बाय प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन प्लेन एरिया। तो एक प्लेन एरिया में पीएससी कितने पॉपुलेशन में, एक पीएससी होगा 5000 पॉपुलेशन के बीच में, 30,000, 40,000 या फिर 20,000। तो प्लेन एरिया की बात हो रही है, तो एक प्लेन एरिया में जो पीएससी होगा वो होगा 20,000 में, कितने में, प्लेन एरिया में 30,000 में, और जो हिली और ट्राइबल एरिया होंगे वहाँ पर 20,000 में। तो यहाँ पर आपको प्लेन कहे हैं तो 30,000, अच्छा एरिया है तो 30,000 जनता में एक पीएससी। यदि उबड़ खाबड़ एरिया है, पहाड़ी इलाका है तो 20,000 में। अब यहाँ पर रहा पॉपुलेशन नॉर्म्स। तो यदि सब सेंटर का पूछें प्लेन एरिया में तो 5,000 पॉपुलेशन में एक सब सेंटर होगा। यदि पहाड़ी इलाका है तो 3,000 में, हिली ट्राइबल एरिया है तो 3,000 में। पीएससी प्लेन एरिया 30,000 पॉपुलेशन के लिए, हिली ट्राइबल एरिया है तो 20,000 के लिए। सीएचसी की बात करें तो 1,20,000 पॉपुलेशन, जहाँ पर ब्लॉक लेवल होते हैं जनरली तो वहाँ पर एक सीएचसी होगा, और पहाड़ी इलाके होंगे तो 80,000 में।
नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच IUCD एक्ट्स फॉर 10 ईयर। तो इनमें से कौन सी इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस 10 साल तक है जो एक्ट करेगी, काम करेगी। यदि आप चाहें तो बीच में रिमूव करवा सकते हैं, बट लेकिन इसकी जो ड्यूरेशन है काम करने का सही तरीके से तो वो कितना है। कॉपर टी 200, नोवा टी, कॉपर टी 380, एफ मल्टीलोड 250। तो 10 साल तक ओनली कॉपर टी रहेगा, वो होगा कॉपर टी 380। क्या है? कॉपर टी 380। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? कॉपर टी 380 जो कि 10 साल तक है जो केवल रहेगा। नोवा टी और जो मल्टी लोड है ये कितना रहेगा? 5 साल तक के लिए। कॉपर टी है जिसको पैरागार्ड भी कहा जाता है, याद रखना है। कॉपर टी 380 है और इसको पैरागार्ड कहा जाता है, 10 साल के लिए अफेक्ट होगी और फ्री ऑफ कॉस्ट है जो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगवाई जाएगी। प्रोजेस्टासाइट है 1 साल के लिए रहेगा। कॉपर टी 200 भी 4 साल के लिए रहती है, इंडिया में तो 4 साल के लिए ही है। सॉरी, यूएस और इंडिया में 3 साल के लिए, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं। और यहाँ पर मेरेना, तो मेरेना का यहाँ पर कहा है कि कितना होगा? 253 ईयर्स के लिए, मल्टी लोड जिसको कहा गया है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर ट्रू अबाउट डॉट्स। डॉट्स रेजिमेन है जो टीबी के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर डॉट्स रेजिमेन है, इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो इसको लेके सही पॉइंट क्या है? ड्रग्स आर गिवन अंडर सुपरविजन, स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑलवेज गिवन इन फर्स्ट 2 मंथ, इंटरमिटेंट रेजिमेन फॉलोड, सेम रेजिमेन इज गिवन इन ऑल पेशेंट। तो यहाँ पर डॉट्स को लेके जो सही पॉइंट है वो है आपका कि ड्रग्स है जो हमेशा सुपरविजन में ही दी जाती हैं। किसमें दी जाती है? सुपरविजन में ही इनको दिया जाता है। बाकी यहाँ पर जो कहा है सेम रेजिमेन, तो ऐसा नहीं है। 2 कैटेगरी होती हैं उनकी, अलग अलग डिसाइड किया जाता है कि पेशेंट को किस कैटेगरी की ज़रूरत है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड टेस्ट इज मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ कार्डियक डैमेज। तो कार्डियक डैमेज को पता करने के लिए कौन से ब्लड टेस्ट सबसे कॉमन करवाए जाते हैं? ट्रोपोनिन, क्रिएटिनिन काइनेज, कंप्लीट ब्लड काउंट, एफ्लैक्टेज डिहाइड्रेनेज। तो जो सबसे पहले आपको टेस्ट करवाया जाता है MI या फिर कार्डियक डैमेज हो तो उसके लिए होता है ट्रोपोनिन। कौन सा? ट्रोपोनिन है जो सबसे पहले है जो इंडिकेटिव टेस्ट माना जाता है कार्डियक डैमेज को चेक करने के लिए। नेक्स्ट वन है यहाँ पर पॉलिशिंग ऑफ राइस रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। तो राइस की पॉलिशिंग होती है जब बाजार में आपको चमकते धमकते चावल मिलते हैं तो उनको पॉलिश किया जाता है। तो ज़्यादा पॉलिश्ड राइस से कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो गायब हो जाएगा, लॉस हो जाएगा? नियासिन, विटामिन ए, थियामिन या फिर राइबोफ्लेविन। तो चावल की पॉलिशिंग होती है जब, तो उनका जो न्यूट्रिएंट है जो गायब होगा वो होगा थियामिन। क्या होगा गायब? थियामिन। नेक्स्ट वन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ब्रेस्ट फीडिंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। तो कौन से केस में है जो ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्रा इंडिकेट रहेगी? हेपेटाइटिस सी में, टीबी में, लेप्रोसी में या फिर टाइफॉइड में। तो किस केस में है जो ब्रेस्ट फीडिंग हमें बच्चे को नहीं कराना है? तो वो होगा यहाँ पर हेपेटाइटिस सी। क्या होगा? हेपेटाइटिस सी में। अब क्यों होगा? तो ब्रेस्ट फीडिंग इज सेफ अनलेस योर निपल्स आर क्रैक्ड और ब्लीडिंग। ब्रेस्ट मिल्क हैज नॉट बीन शोन टू ट्रांसमिट हेपेटाइटिस सी। देयर इज ए स्मॉल रिस्क ऑफ मदर ट्रांसमिटिंग हेपेटाइटिस सी टू देयर बर्थ बेबी एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो बच्चों को जो हेपेटाइटिस सी है अपनी माँ से ट्रांसमिट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे एज कम्पेयर टू टीबी, लेप्रोसी, टाइफॉइड। यदि माँ को टीबी है तो ज़रूरी नहीं बच्चे को टीबी होगी। लेप्रोसी, टाइफॉइड इसमें भी ऐसा नहीं है। लेकिन यदि माँ को हेपेटाइटिस सी है तो बच्चे को हेपेटाइटिस सी होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इसीलिए क्या कहा गया है कि ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेट होगी हेपेटाइटिस सी यदि माँ पॉजिटिव है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस ऑफ यूट्रस इन USG दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ। तो स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलेंगे जब अल्ट्रासोनोग्राफी करवाई जाएगी। तो ये किस डिसीज़ में है जो देखने को मिलेंगे या फिर किस प्रॉब्लम में USG कराएंगे आप तो स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस दिखाई देंगे? वेसिकुलर मोल प्रेगनेंसी में, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, फाइब्रॉइड यूट्रस में या फिर नन ऑफ द अबव में। तो ये जो स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस है आपको दिखाई देंगे किसमें? वेसिकुलर मोल प्रेगनेंसी में। किसमें? वेसिकुलर मोल प्रेगनेंसी में। यहाँ पर ये देखिए आप छोटे छोटे बबल्स जैसे दिख रहे हैं, इनको कहा गया स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस, जो कि नॉन वायबल प्रेगनेंसी के कारण दिखाई देंगे। जनरली जब
वायबल प्रेगनेंसी होगी तो यहाँ पर आपको एक फीटस दिखाई देगा, लेकिन जब ये नॉन कैंसरस ट्यूमर होगा या फिर नॉन वायबल प्रेगनेंसी होगी तो इस तरीके के आपको छोटे छोटे हैं जो दाने जैसे बबल्स जैसे दिखेंगे, तो इनको कहा गया है स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस। और जब यूट्रस की यूएसजी करवाई जाएगी तो यहाँ पर ये आपको दिखाई देंगे। तो इनको क्या कहा गया, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस, जो कि नॉन कैंसरस नॉन वायबल प्रेगनेंसी में जब प्रेगनेंसी वेसिकुलर मोल प्रेगनेंसी होगी तभी दिखाई देंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर HIV वायरस बिलोंग्स टू। तो HIV वायरस किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, एडिनो वायरस, फ्लेवी वायरस, रेट्रो वायरस या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर वायरस की जो क्लास दी हुई है, क्या है क्लास दी हुई है, तो HIV वायरस बिलोंग करता है रेट्रो वायरस कैटेगरी से। रेट्रो वायरस कैटेगरी जो कि एक RNA वायरस कैटेगरी होती है, लेकिन इनके जो वायरस होते हैं DNA सेल्स को इन्वेड करने का काम करते हैं। तो क्या करते हैं, DNA सेल्स को अफेक्ट करते हैं। तो कौन सी कैटेगरी का है HIV, रेट्रो वायरस। एडिनो वायरस होते हैं जनरली इस तरीके के वायरस होते हैं जो आँखों की आपकी लाइनिंग को इन्फेक्ट करेंगे, एयरवे को इन्फेक्ट करेंगे, लंग्स को करेंगे। जैसे फीवर, कफ, डायरिया, सोर थ्रोट वाले वायरस हैं, ये क्या होंगे, एडिनो वायरस होंगे। फ्लेवी वायरस होंगे फ्लेवी ब्रेडा फैमिली वाले वायरस, जिसमें डेंगू वायरस आ जाएगा आपका, वेस्ट नील वायरस आ जाएगा, एंसेफ्लाइटिस आ जाएगा, टिकबॉर्न होगा, जीका वायरस होगा। ये किस कैटेगरी के, फ्लेवी वायरस कैटेगरी के। नेक्स्ट वन इज ब्रेन इज स्टोर्ड इन विच प्रिजर्वेटिव फॉर ऑटोप्सी स्टडी। तो ऑटोप्सी की जाती है, जब ऑटोप्सी स्टडी की जाती है, एक होता है बायोप्सी जिसमें सेल टिश्यू लिए जाते हैं कैंसर की जांच करने के लिए, दूसरा होता है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी के लिए यदि ब्रेन को हम स्टोर करके रखना है तो कौन से प्रिजर्वेटिव में इसको हम स्टोर करके रखेंगे, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाएगा, 10% फॉर्मेलिन, EDTA, नॉर्मल सलाइन या फिर नन ऑफ द अबव। तो ब्रेन को स्टोर किया जाएगा किसमें, 10% फॉर्मेलिन में। किसमें स्टोर किया जाएगा, 10% फॉर्मेलिन में इसको स्टोर किया जाएगा ऑटोप्सी के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर शार्प इंस्ट्रूमेंट आर स्टरलाइज्ड बाय। तो शार्प इंस्ट्रूमेंट को किसमें स्टरलाइज किया जाएगा, बॉइलिंग के थ्रू, ऑटोक्लेविंग के थ्रू, फ्यूमिगेशन के थ्रू या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्यूमिगेशन से तो जनरली OT है, स्टरलाइज की जाती हैं। यहाँ पर जो भी शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको स्टरलाइज किया जाता है ऑटोक्लेविंग के द्वारा। ऑटोक्लेविंग का टेम्परेचर सेट किया जाता है 250 डिग्री फ़ारेनहीट और 121 डिग्री सेल्सियस पर, और यहाँ पर 15 से 20 मिनट के लिए इसको, यहाँ पर एक मशीन दी हुई है, सभी ऑटोक्लेविंग की अलग अलग टाइप की मशीन है। तो यहाँ पर इसमें क्या किए जाते हैं, जो भी शार्प इंस्ट्रूमेंट है उनको स्टरलाइज किया जाएगा। और बेस्ट मेथड होती है स्टरलाइजेशन की ऑटोक्लेविंग। क्या है, ऑटोक्लेविंग। केमिकल पूछें तो वो है सोडियम हाइपोक्लोराइड बेस्ट मेथड स्टरलाइजेशन के लिए, लेकिन बेस्ट ऑटोक्लेविंग मेथड पूछें स्टरलाइजेशन की तो है ऑटोक्लेविंग। नेक्स्ट वन है यहाँ पर Which of the following is the drug of choice for chemoprophylaxis against the rheumatic fever? rheumatic fever के लिए कौन सी है जो ड्रग ऑफ चॉइस है यूज़ की जाएगी कीमोप्रोफाइलैक्सिस के तौर पर, पेनिसिलिन B, प्रोकाइन पेनिसिलिन, बेंजाथीन पेनिसिलिन या फिर एरिथ्रोमाइसिन। rheumatic फीवर के लिए एज अ कीमोप्रोफाइलैक्सिस के तौर पर यूज़ किया जाएगी जो एंटीबायोटिक होगी बेंजाथीन पेनिसिलिन, इसको बेंजाथीन पेनिसिलिन G के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में यूज़ की जाती है। जब भी स्ट्रेप्टोकोकस थ्रोट इन्फेक्शन हो, डिप्थीरिया हो, सिफिलिस हो या फिर र्यूमेटिक फीवर हो तो इसको प्रिवेंट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, और ये IM इंजेक्शन के थ्रू आपको इंजेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव वॉज प्रेजेंटेड इन 1956 बाय। एक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है 2 बार, टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में प्रेजेंट किए गए थे 1956 में, किसके थ्रू, B.E. स्किनर, मैक्स वेबर, बेंजामिन एस ब्लूम या फिर सॉक्रेट्स। तो किसने टैक्सोनॉमी को प्रेजेंट किया था एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के तौर पर 1956 में, तो ये रिप्रेजेंट किया था बेंजामिन एस ब्लूम ने। इनके जो 5 लेवल थे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को 6 लेवल में प्रेजेंट किया था, नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवालुएशन। बेंजामिन एस ब्लूम ने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के 6 लेवल रखे थे। फर्स्ट था नॉलेज, सेकंड कॉम्प्रीहेंशन, थर्ड वन इज एप्लीकेशन, फोर्थ इज एनालिसिस, फिफ्थ सिंथेसिस, लास्ट वन इज द इवालुएशन। नेक्स्ट वन
द डिस्कवरी दैट लीड टू बी डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज मेड बाय। तो पहली एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन थी, इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जोसेफ लिसर या फिर नन ऑफ द अबव। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन और इसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट वन है यहाँ पर कॉमन कॉज फॉर बैक्टीरियल सोर थ्रोट इज। तो बैक्टीरियल सोर थ्रोट के लिए कॉमन कॉज क्या है? माइकोबैक्टीरियम, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, कॉर्नीबैक्टीरियम या फिर बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। तो बैक्टीरियल सोर थ्रोट के लिए जो कॉमन कॉज है वो है बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। क्या है? बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। नेक्स्ट वन है यहाँ पर शॉक दैट इज रिजल्टिंग फ्रॉम सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। तो जब शॉक किसी सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के कारण हो तो कौन सा शॉक कहलाएगा? सेप्टिक शॉक, एनाफ्लेक्टिक शॉक, ट्रॉमेटिक शॉक या फिर न्यूरोजेनिक शॉक। तो एलर्जिक रिएक्शन के कारण हो रहा है तो ये कहलाएगा एनाफ्लेक्टिक शॉक। कौन सा? एनाफ्लेक्टिक शॉक। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। जो नेक्स्ट क्लास होगी इसमें इसका आंसर आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन है द हेरिडेटरी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमंस आर रिसीव्ड फ्रॉम। तो ह्यूमन बीइंग में जो हेरिडेटरी डिटर्मिनेंट्स हैं किसके कारण मिलेंगे? जीन्स के कारण, न्यूक्लियस के कारण, एलीले के कारण या फिर साइटोप्लाज्म के कारण। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको दिया जाएगा। आफ्टर दैट में भी आज रात तक ही आपको OSSC का पेपर है अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ जो लोग OSSC का पेपर दे रहे हैं वो उस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करना, जिससे आपको पता चल जाए OSSC का पेपर आपका आएगा कैसा, आपको आंसर कैसे देना है, और जो मेरा पढ़ाया हुआ है वो आपको हेल्पफुल है या नहीं, तो ये सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।